नमस्कार, यासर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 107 107। आज हमारे साथ हैं पूर्व विकास अधिकारी श्रीमान बद्री प्रसाद जी जांगिड़। साक्षात्कार के लिए समय निकालने में बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू तो करते हैं आपके परिचय से, संक्षिप्त परिचय, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शामिल हो, बताएं। मेरा नाम बद्री प्रसाद जांगिड़ है जी। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री फूलचंद जी जांगिड़ जी। माताजी के नाम स्वर्गीय श्रीमती गुलाबी देवी जी। मूल रूप से पुरुषोत्तम की ढाणी जी, पोस्ट मुनवाड़ी, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू का रहने वाला हूँ जी। अब मैं पिछले 20 साल से यहाँ समर्थपुरा सीकर के अंदर मेरा निवास स्थान बना लिया जी। और रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ रह रहा हूँ जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? ऐसा है, मेरी शादी संवत 2016 में हुई थी जी। लगभग आज 58 साल होने को है। एक आदमी उम्र होती है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। अच्छा, छोटा, उस समय अल्पायु में कर दी थी। कर दी गई। मैं 9th क्लास में पढ़ता था जी जी। शादी के बाद ही मैंने M.Com तक की पढ़ाई की जी जी। मेरी ये मान्यता है जी कि शादी है पढ़ने वाले के लिए बाधक नहीं है, कोई बाधक नहीं है जी। और मेरा सोच तो ये है कि आजकल जो युवक युवतियाँ जिनकी लंबे समय तक शादी नहीं करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि एक परिपक्वता आती है समय के हिसाब से, समय के साथ उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मनुष्य मानव शरीर है, इसमें इच्छाओं का दमन नहीं होना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति हो तो इसमें पढ़ाई कोई बाधक नहीं होती, पढ़ने वाले के लिए कोई बाधक नहीं है। जैसे मेरी शादी 9th में हुई थी, मैंने M.Com किया, मैंने B.Ed किया, मैंने प्रशासनिक जो परीक्षाएं फाइट की, मेरे कोई दिक्कत नहीं है जी जी जी। तो आपकी ससुराल बताया आपने, आप धर्मपत्नी जी क्या नाम है? मेरी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती परमेश्वरी देवी है। हाँ। उनके पिताजी का नाम रूपाराम जी और माताजी का नाम दाखा देवी। मूल रूप से वो कुशलपुरा के निवासी हैं और उनके 4 भाई थे और ये छोटी छोटी बहन थी। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी है वो निरक्षर थी। अच्छा, पढ़ाई के बिल्कुल निरक्षर थी। मैं M.Com था, निरक्षर थी। हमारा दाम्पत्य सुख बहुत आनंद के साथ बीता। आज वो निरक्षर होते हुए हर काम में मेरे को शेयर करती है, बहुत होशियार है, अपने हर हिसाब कर लेती है, अंग्रेजी के कई शब्द पकड़ लेती है, टाइम देखना सारा अपने आप संस्कारों से। तो संतान के बारे में बताना चाहें? मेरे भगवान की दया से 3 लड़के हैं जी और 3 लड़कियां हैं जी। तीनों लड़के शादीशुदा हैं। बड़े लड़के का नाम राजेश कुमार है जी, जो सूरत में अपना यार्ड का बिजनेस कर रहा है, मेरे नाम राशि। हाँ है। और उससे छोटा है अरुण कुमार है जी, वो भी सूरत में अपना यार्ड का बिजनेस करता है जी। तीसरा लड़के का नाम प्रमोद कुमार है, जो यहाँ सीकर के अंदर परमेश्वरी साड़ी के नाम से अपना प्रसिद्ध है, शोरूम कर रखा है तबेला के अंदर और अपना वो बिजनेस कर रहा है। मेरी तीनों लड़कियां हैं, वो भी शादीशुदा हैं, बहुत ही अच्छे घरों में हैं। बड़ी लड़की उनके जो मेरे दामाद हैं वो दूरदर्शन के इंजीनियर हैं। अच्छा, उनका नाम मनोहरलाल जी शर्मा है जी। और दूसरी बच्ची जो बहुत ही व्यवसायी हैं जी, जो मेन जयपुर रोड पर जिनका पूजा विवाह स्थल है जी, उसके अंदर पूजा विवाह स्थल है पूजा विवाह स्थल है। उनका सूरजमल जी, उनका लड़का जिनका नाम मुकेश जी है, उनकी ब्याही हुई है, बहुत ही संपन्न परिवार वाले हैं जी। और तीसरी बच्ची है मेरी सरदार शहर में चांदी के जो बर्तन के निर्माता हैं जनार्दन जी, उनका लड़का वीर प्रकाश जी है, उनको ब्याही हुई है। और तीनों आज भगवान की कृपा से सब अच्छे संपन्न परिवार में है। तो आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, हमारा गांव में कोई स्कूल नहीं थी जी, एक मंदिर के अंदर पुजारी बाबा जी है वो पढ़ाया करते थे। अच्छा तो बाबा जी के पास हमने पढ़ा। उसके बाद कानोड़िया सेठ थे, उन्होंने मोहनवाड़ी हमारे से 2 किलोमीटर थी, वहाँ स्कूल खोली, वहाँ पर मैंने प्राइमरी पास किया जी जी। उसके बाद खिरोड़ गांव जो 4-5 मेरे घर से 5 किलोमीटर पड़ता था जी जी, खिरोड़ गांव के अंदर मैंने मिडिल स्कूल किया जी। उसके बाद उदयपुर वाटी से मैंने हाई स्कूल किया जी। पोद्दार कॉलेज से मैंने B.Com और M.Com किया जी जी जी। रीजनल कॉलेज अजमेर से मैंने फिर रीजनल जो कॉलेज से मेरा सिलेक्शन हो गया, उससे मैंने B.Ed किया।
अच्छा, तो पढ़ते समय आपके दोस्त, प्रिय दोस्त जो अभी तक आपको याद हैं? मेरे दोस्त हैं, याद हैं, और मेरे साथ में जो संस्कारों मेरे दोस्त मिले मेरे को, जी जी, वो इस प्रकार के मिले कि मेरा और नेचर उनका बहुत अच्छा था। एक मेरे एससी के मेरे गांव के दोस्त हैं, रामेश्वर लाल कल्याण, उनकी शादी भी जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय हो गई थी। आपसे भी वरिष्ठ हो शादी में। हाँ, लेकिन वो इंजीनियरिंग उन्होंने जोधपुर से किया और एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद से वो रिटायर रिटायर हुए। वो भी बहुत साथियों के मेरे गाँव के हैं, साथियों विचारों के आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छे हैं। और एक केसर देव जी शर्मा जो मोनवाड़ी के थे, पंडित जी थे, वो मेरे बहुत ही निकटतम रहे। उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान कराया। मेरे को कोई बैड हैबिट नहीं, मैं भगवान के ऊपर परमात्मा विश्वास करने वाला हूँ और मैं तो ये बात मानता हूँ होगा वही जो राम रचेगा। जी जी जी, उस हिसाब से। तो पढ़ते समय गुरुजी जो आपके प्रिय रहे कॉलेज में, स्कूल में? मेरे जो प्रारंभिक जो गुरु जी थे बालचंद जी जोशी थे जी, जिन्होंने मेरे को अक्षर ज्ञान कराया शुरू के अंदर। बालचंद जी जोशी जो नेछवा के रहने वाले थे वो मेरे गुरु थे। उसके बाद चुनीलाल जी सैनी जो उदयपुर वाटी के थे, चुनीलाल जी सैनी उदयपुर वाटी के थे, वो मेरे प्राइमरी के बहुत अच्छे गुरु रहे। और मिडिल स्कूल के तोताराम जी जांगिड हेडमास्टर थे। नारायण सिंह जी लुनाइच कैरू के रहने वाले थे। रविदत्त जी त्यागी, आज मेरे याद है उनके नाम, रविदत्त त्यागी जो यूपी के थे जी। और सुल्तान सिंह जी हमारे मूनवाड़ी के गुरु जी थे। ये मेरे बहुत ही प्रिय गुरु रहे और उनके सानिध्य में मैंने शिक्षा ग्रहण, मार्गदर्शन। तो जब आप सरकारी नियुक्ति हुई तो उसके लिए वो शिक्षा काफ़ी थी कि कुछ एग्ज़ाम फाइट किया? मैं इसके बारे में आपको बताऊं जी जी कि मेरी जो प्रारंभिक नियुक्ति जो हुई वो 3rd ग्रेड अध्यापक के पद पर हुई थी। अच्छा अच्छा, 3rd ग्रेड अध्यापक के पद पर हुई। मैं कहाँ नियुक्ति कहाँ हुई थी? मेरी बसावा में हुई। बसावा में। अच्छा, कौन सा सन था वो? वो सन 66 था, 66। बहुत काफ़ी पुराने साल। उस समय मैं बसावा के अंदर मतलब मिडिल स्कूल का टीचर था। जी जी। और वहाँ पर आज केसर देव जी अमेरिया करके हेडमास्टर थे वहाँ पर। जी जी, भोजासर के रहने वाले थे जी। वहाँ से उसके बाद मैंने भोजनगर में पढ़ाना चालू किया, रही मेरी पोस्टिंग। लेकिन आश्चर्य की बात है वहाँ से मैं डेली अप डाउन करता था। अच्छा। और मेरी ये इच्छा रहती थी कि मैं प्रोग्रेस करूँ, आगे बढ़ूँ। मैंने 2nd ग्रेड के लिए डायरेक्ट फाइट किया जी। और मेरा सीधा भर्ती में 2nd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया। मैं कॉमर्स का टीचर बना। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने फाइट किया आरपीएससी को और आरपीएससी से मैं लेक्चरर के अंदर भी सफल हो गया जी। उसके बाद मैं शिक्षा अधिकारी बना जी। शिक्षा अधिकारी बनने के बाद इंटरव्यू वैकेंसी निकली और मैंने आरडीएस का इंटरव्यू दिया जी। और उसमें विकास विभाग में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरा सिलेक्शन भी ये भगवान की कृपा थी कि राजस्थान के अंदर मेरा 1st नंबर मेरिट के मेरा नंबर। अच्छा। इसके अंदर विकास अधिकारी के पद पर। और विकास अधिकारी के पद पर मैंने पहली जो नियुक्ति मेरी किशनगढ़ अजमेर में हुई जी। किशनगढ़ में मैंने अच्छी सेवाएं दी और मैंने अच्छी सेवाएं दी कि वहाँ प्रारंभिक मेरा काल था। लेकिन मेरे 1.5 साल के पीरियड के अंदर मेरी सेवाओं से प्रभावित होकर के माननीय कलेक्टर महोदय ने 26 जनवरी सन 1994 को मेरे को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जी। इसके बाद मैं आपके खैरवाड़ा उदयपुर में भी विकास अधिकारी के पद पर रहा। लक्ष्मणगढ़ सीकर में रहा जी। लक्ष्मणगढ़ सीकर में जयमन साहब कलेक्टर थे जी। यहाँ पर भी मेरी जो भी विकास योजनाएं थी जी। मैंने उनका अचीवमेंट 100% किया जी जी। तो ये 1996 में माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर के ऊपर मेरे को सम्मानित किया गया जी। इसी प्रकार से मैं नागौर पर्वतसर में रहा जहाँ नागौर में भी मेरे को सम्मानित किया गया। झुंझुनू में नावलगढ़ में काफ़ी सेवाएं दी मैंने। 2 बार मैं झुंझुनू में भी सम्मानित हुआ।
तो मेरा मतलब कहना है कि पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा से काम किया, निष्ठा से ईमानदारी से काम किया, जो योजना आई वो लगवाई, जो भी योजनाएं को मेरी टीम भावना से मैंने काम किया और मेरा स्टाफ का मैंने पूरा कोऑपरेट लिया। स्टाफ के कोऑपरेशन के हिसाब से मैंने मतलब मेरी अचीवमेंट किया और स्टाफ का बहुत मेरे को अच्छा कोऑपरेशन मिला, जनता का मेरे को बहुत सहयोग मिला। यही मतलब है कि आज जब भी मैं क्षेत्र में आज भी जाता हूँ, लालगढ़ जाओ चाहे लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र में जाओ, तो मेरे को सब आदर देते हैं, सब सम्मान करते हैं। मैंने किसी का जाने अनजाने बुरा नहीं किया, सबका भला करने की चेष्टा की। तो आज मेरे को याद मिलते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो विकास अधिकारी रहे, तो कई बार प्रशासनिक तौर पर आपको जांच अधिकारी तो भी भेजा जाता है कि भाई फला फला आरोप लगा है, ये बात है। तो उस जांच को किस तरीके से आप लेते हैं, शुरुआत करते हैं? क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है, कुछ लोग आक्रोशित रहते हैं ना उस समय कि ये घपला हुआ, ये हुआ, तो आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो किस तरीके से करते हैं? मेरे पास बहुत शिकायत आती थी जाँच करने के लिए, और मैं जाँच भी करता था और वहाँ मौके के ऊपर मैं समझाता था कि ये गलत हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। किड़ावा पंचायत समिति में मेरे पास शिकायत आई, प्रशासन का काल था उस समय कि साहब ये टंकी मंजूर है और ग्राम सेवक ने टंकी का निर्माण नहीं किया और ग्राम सेवक ने पंचायत से एक किस्त पैसे की उठा ली। शिकायत की, मैंने मौका देखा, वास्तव में टंकी का निर्माण नहीं था। मैंने ग्राम सेवक को बुला करके ये कहा कि भाई आपने टंकी का निर्माण क्यों नहीं किया, जब आपने पहली किस्त इसमें ड्रा कली उठा ली, क्यों नहीं किया? उसने अपने परेशानी मेरे सामने रखी, गांव वालों के इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि मेरी गलती हुई, मैं अब 1 महीने में टंकी बना करके तैयार कर दूंगा। मैंने उनको कहा, गांव वालों को समझाया कि भाई देख लो, ये देख लो भाई, मान रहा है, हाँ मान रहा है, नहीं तो मैं सस्पेंड करूंगा, इसके बच्चे रोएंगे। तो इसलिए यहाँ के कानून होता है, लेकिन व्यवहारिकता होती है। तो उन्होंने, गाँव वालों ने कहा ठीक है, 1 महीने में वो टंकी बनाकर तैयार कर दी। गाँव का काम हो गया और उसकी लाइफ खराब नहीं। इस प्रकार के मेरे मतलब न्याय करते समय चेतना का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा ऐसा रखा। इसी प्रकार से कई मेरे उदाहरण आए। एक आपके लक्ष्मणगढ़ पंचायत लालासी का भी मेरे पास उदाहरण आता। कोई शिकायत आई कि भाई ये सरपंच है, इसके 5 संतान हो गई, 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का हो गया। मैं जब मौके पर गया तो मेरे को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे ये मैं जाहिर कर सकूं कि इसकी 5 संतान हुई है। तो मैंने तो गवर्नमेंट को लिखा, कोई भी, मैंने सारा रिकॉर्ड खंगाल लिया, एएनएम का रिकॉर्ड खंगाला, और मैं उनकी जो जहाँ उसकी डिलीवरी हुई वहाँ हॉस्पिटल का नाम था, वहाँ गया, वहाँ भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो रिकॉर्डेड प्रूफ मेरे को कोई नहीं मिला। इससे ये हुआ कि भाई मेरे को कोई शिकायत है, ऐसे मेरे को जाए मालूम नहीं हो सकी, इसलिए मैंने उसकी ये भी दी भाई इसकी प्रकार से ये गलत जांच है। हाँ, तो इस प्रकार से मैं कई जांचें हैं, और कई जहाँ एक जगह धानने में गया, धानने के लोग के साथ 20 पड़ा थे, इसमें मिट्टी की मिला रहा है, एक चूने की मिला रहा है। वहाँ मैंने देखा वास्तव में वो सही था काम, मैंने उसको तोड़वाया और स्कूल के कमरे को तोड़वा करके उस कमरे को दोबारा बनवाया। वो नुकसानदायक हो सकता था ना, वहाँ शक्ति दिखानी जरूरी थी, वो मैंने उसको तोड़वाया और सही काम करवाया। इसी प्रकार से स्कूल में जाता, उस समय हमारे स्कूल विकास अधिकारी के अंडर में थी, स्कूलों के चेक करता, अगर कोई टीचर नहीं मिलता मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता और कोई ग्राम सेवक नहीं मिलता, मैंने 1-2 ग्राम सस्पेंड किए, टीचर्स को मैंने सस्पेंड किए, दंडित। तो थोड़ा प्रशासन का रुतबा रहता था, लोग टाइमली स्कूल जाते थे, टाइमली काम करते थे और सारा कोऑपरेशन था। तो आपने अध्यापन भी करवाया, विकास अधिकारी भी रहे। कितना फर्क महसूस किया? कुछ नियम कानून कायदे मर्यादा में कुछ थोड़ा? मेरा अनुभव ये है कि अध्यापक का पैसा मेरे लिए मैंने बहुत अच्छा समझा मैंने, क्योंकि अध्यापक जब पढ़ाता था तो बड़ा आनंद आता था। और एक लिमिटेड आत्मिक संतुष्टि रहती थी ना, और आत्म संतुष्टि होती थी। मैं लेक्चरर था, मैंने कॉमर्स का पढ़ाया, मैं पावटा श्री माधोपुर में भी लेक्चरर के पद पर वहाँ रहा, लोगों को पढ़ाया। तो वहाँ पर क्या है कि वो अच्छा आदर करते थे, बहुत आदर करते। अब मेरी ये इच्छा थी कि चलो ये लाइन भी देखें, प्रशासनिक लाइन में। प्रशासनिक लाइन बड़ी पेचीदी लाइन होती है, 24 घंटा बंधन रहता है, काबू रखना पड़ता है और अपने ड्यूटी का पूरा पालन करना पड़ता है। आदमी फ्री नहीं रह पाता। मैंने यह अनुभव किया कि मैं परिवार को पूरा ध्यान नहीं दूंगा। कभी राजनीतिक दबाव आया? राजनीतिक दबाव तो क्यों, हमारा तो काम ही राजनीतिक दबाव का था।
राजनीतिक दबाव का मतलब था कि मैंने पूरा राजस्थान देख लिया। जी जी समझ गया राजस्थान देखा। मैंने परवाह नहीं की, मैंने ये कहा कि जहाँ भी जाएंगे काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। सरकार की सुविधा रहने के लिए मकान मिलेगा, घूमने के लिए गाड़ी मिलेगी, सारा मिलेगा। तो मैंने झूठा नहीं किया, मैंने फटकार दिया। मैं लक्ष्मणगढ़ था तो किसी नेता ने मेरे पर दबाव डाला कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं गलत काम नहीं करता जी, या मेरा आप ट्रांसफर करा दीजिए, मैं गलत नहीं करता। तो उसने जाकर के और विकास विभाग को कहा कि इसको यहाँ से बाड़मेर से बाड़मेर सजा के तौर पर माना जाता है ना। हाँ, तो उन्होंने मेरे को खेरवाड़ा भेजा। अच्छा, तो मैं जब उनके पास गया तो वो डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने ये कहा कि खेरवाड़ा जहाँ 150 ग्राम पंचायत है, आपको काम करने का मौका मिलेगा, यू आर ए गुड वर्कर, इसलिए आपको वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो मैं आपको आश्चर्य कराऊँ कि मैं खेरवाड़ा में रहा, मेरा बहुत आदर हुआ। दयाराम परमार उस समय वहाँ की एमएलए थे, वो मेरे से मिलने, वो भी टाइम लेकर मेरे से मिलने आते थे। मैंने बहुत वहाँ अच्छा काम किया और बढ़िया विकास का काम किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने वाले उनकी परवाह नहीं। मैंने नेताओं की कोई परवाह नहीं की, नेताओं के आगे मैं कभी नहीं गिड़ाया, नेताओं के कभी हाथ नहीं जोड़ा। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने नेताओं का पद नहीं मिलना, नहीं मिलना, जी जी जी, नहीं मैंने कोई प्रधान की जी जी छाप रखी। तो कुछ पसंद नापसंद पूछ लें, 2-3 सवाल। हाँ? पसंद नापसंद, खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में सात्विक खाना खाने, शाकाहारी आदमी है। जी जी, और मेरा एकदम शुद्ध खाना है। बस मेरी दिनचर्या है, मैं सुबह एक चाय की मेरे को आदत जरूर है, बाकी मेरे कोई बैड हैबिट नहीं रही मेरी जीवन में। और हालांकि मेरे को सोसाइटी ऐसी भी मिली तगड़ी थी, लेकिन न मैंने कोई ड्रिंकिंग किया, न मैं कोई नॉन वेज में गया, न कोई और मैं फलाहार लिया मैंने, और मेरे हिसाब से रहा। फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है आपको? मैं फलों में फल, मेरे को आम के मौसम में आम सबसे प्रिय फल है जी। इसके अलावा मैं अनार का सेवन करता हूँ, सेब का सेवन करता हूँ। जी जी जी, ये मेरी हैबिचुअल है जी। दूसरी बात, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ जी। मैं गायों को केले भी खिलाता हूँ, गायों को हरा घास भी जहाँ उपलब्ध होता है हरा घास भी डेली मेरी रूटीन की प्रक्रिया। जी। तो घूमने जाते हैं? मैं सुबह मॉर्निंग में घूमने जाता हूँ और उस समय मैं चींटियों को दाना डालता हूँ, कबूतरों को दाना डालता हूँ और गाय को हरा घास खिलाता हूँ। तो कितने बजे दिनचर्या शुरू होती है? सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह मैं लगभग 5:30-6 बजे के उठता हूँ। उठ करके 1 घंटे की मेरी मॉर्निंग वॉक होती है। मॉर्निंग वॉक होने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ और इसके बाद स्नान करके भगवान का आधा घंटा ध्यान करता हूँ और फिर मैं मेरा चाय पानी है दूध बने। तो साहित्य में रुचि है? पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ मैं, साहित्य में है, सामाजिक कार्यक्रम में जी। सामाजिक कार्यक्रम में मैं शुरू से ही 20-25 साल की उम्र से मैं संस्थाओं से जुड़े रहता हूँ। लोहारगढ़ जो आज हमारी संस्था है जी है, उसका मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, उसका मैं अच्छा कार्य करता रहा। इस प्रकार से हमारी सामाजिक जो भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ा। राजनीतिक से मेरा हस्तक्षेप रहा। मैं मूल रूप से कांग्रेसी आदमी हूँ, शुरू से ही मैं कांग्रेस वालों का साथ रहा हूँ। आज मेरा चाहे वो कोई किसी भी ग्रुप के हों, मेरे स्थायित्व के लिए आज मेरा रिगार्ड करते हैं जी। वहाँ के हमारे नौलगढ़ क्षेत्र के जो भी एमएलए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे कॉमरेड हों, इस वजह से रिगार्ड करते हैं कि ये खरे आदमी है। इसमें मेरी एक प्रकार से जी जी। तो हिंदुस्तान में कहीं घूमने गए हैं? मैं हिंदुस्तान में मैंने घूमा हूँ मैं खूब। मैं बॉम्बे भी देखा है मैंने जी। मैं दिल्ली है, बॉम्बे है, आपके शिरडी साईं बाबा है जी जी जी, और इधर मैं बेलगांव गोवा भी मैं गया हुआ हूँ जी जी, और नागपुर है। ये ज़रूर है कि मेरी इच्छा भी है तो कश्मीर साइड में जाने की, रामेश्वर जाने की, कलकत्ता ये देखी है। अब की ज़िंदगी रही तो ये भी जी कोशिश करेंगे। तो अपने समाज में एक रूपता नहीं है, अपने जो जांगीड़ समाज में एक रूपता नहीं है, तो उसके क्या कारण और क्या निवारण हो सकते हैं, बताना चाहिए? देखो जांगीड़, जहाँ तक मैंने समझा है, जांगीड़ समाज एक, इनकी बुद्धि लब्धि बहुत तेज है जी है। जांगीड़ समाज का चाहे वो पढ़ा लिखा हो जी या कम पढ़ा लिखा हो, उनकी बुद्धि लब्धि बहुत तेज है जी, होती है। और जिसकी बुद्धि तेज होती है वो अपने आप में कुछ महान अहम आ जाता है, अहम रखता है। और यहाँ तो जांगीड़ समाज में जो कुछ बन गया दूसरी सुनता नहीं, दूसरी वो तो अपने आप को कुछ समझता है।
और मैंने तो ये देखा कि हमारा एक अलग ग्रुप है, एक तो एजुकेटेड ग्रुप जी है, जी जी, पढ़े लिखे आदमी। जी पढ़े लिखे आदमियों के पास लक्ष्मी की कमी रहती है, जी वहाँ सरस्वती राजी रहती है, जी, लक्ष्मी नाराज रहती है, लक्ष्मी कमी रहती है। जी जी दूसरा, ये जो टेक्निकल आदमी है, ये टेक्निकल आदमी फॉरेन कंट्रीज में जा कर के और अपना ये जरूर है अच्छा रुतबा जमाया है, जी और यहाँ भी अच्छे अच्छे बम्बे है, कलकत्ता है, आपके इधर के महाराष्ट्र हैं, यहाँ जा कर के ठेकादारी को टेक्नीशियन व्यवसाय करके अपने ठेकादारी करके बहुत पैसे कमाए हैं। आज सांगीर समाज में आर्थिक स्थिति बहुत तेज हो गई है, और वो पैसे की बदौलत अपने आप को बहुत ही मजबूत समझते हैं। और मैंने जहाँ तक इस वक्त सांगीर समाज के अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या लो है। मैंने अनुभव किया, एक हमारे गांव के अंदर 40 घर जांगीरों के जी, और सबसे पहला हाई स्कूल करने वाला मैं जी, 40 घरों जी। मेरे साथ वाले सारे बैराड़ में कमाने के लिए जाते थे जी। मेरी दादी जी ऐसी थी जिनकी इच्छा थी, क्योंकि वो करू की थी, उनकी ये इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूं। उनकी देन है कि मैं आगे पढ़ा। लेकिन गांव वाले सोचते ये पढ़ने क्यों जा रहा है, क्यों पढ़ रहा है, काम क्यों नहीं। मतलब सर्विस किया तो मेरे को उस समय 75 रुपये तनख्वाह मिली जी। तो गांव वाले ये कहते थे कि ये 75 कमाता है, देखो हम तो वहाँ 100-125 रुपये कमा कर लाते हैं रोज प्रकार से। मेरे दादी जी ये कहती है ठीक है हमारे 75 रुपये 75 ठीक है, बढ़िया। तो उस समय लोगों की ये थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते मैं जब प्रशासनिक पोस्ट पर पहुंचा तो मैं ऐसा ही फील, हालांकि मेरे सामने नहीं करते थे लेकिन मैं अनुभव करता कि इन लोगों की थोड़ी ईर्ष्या जरूर है। अभी भी समाज में कुरीतियां हैं अपने समाज में तो कुरीतियां को तो अनंत ही नहीं है, बहुत सी कुरीतियां हैं बताना, लेकिन कुरीतियां का उनका कोई नहीं है कि उन्मूलन नहीं हो सकता। उन्मूलन तो तभी होगा जब मानसिकता स्वयं की बदलेगी। कुरीतियां नहीं जुड़ती जाती है ना समाज के साथ, नई नई चीजें। और सबसे बड़ी जो कुरीति इस समय मेरी दृष्टि में जो चालू हुई है वो ये हुई है कि शादी होने के बाद तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं। ये बहुत ही भयंकर मतलब समस्या हमारे समाज में हो जाता है। और करते क्या है कि फैसला करने वाले चौधरी बैठते हैं और कह देते हैं कि तलाक दे दो, राजीनामा कर लो। दैट इज रॉन्ग सिस्टम। ये मतलब बहुत इससे बहुत परेशानी है और परिवार दोनों बर्बाद हो जाते हैं। और युवा जो लड़के और लड़कियां हैं वो फिर मतलब कुसंगति में पड़ जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बहुत हो रहा है, ये जगह जगह हो रहा है। समाज इनकी रोकथाम नहीं कर रहा है। मैं तो सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। आज अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा है, उसका मैं विशेष आमंत्रित सदस्य भी हूँ और उसका मैं पहले उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। लेकिन मैंने भी उनके सामने भी ये बातें रखी कि ये इस प्रकार की जो परंपराएं हैं उनको आप दूर करो। ठीक है, आज समाज में दहेज देते हैं, सब कुछ है, पैसा है, दे दिया दहेज, वो कोई बात नहीं। बच्ची के नाम लगा रहा है, कोई बात नहीं, दे रहा है, चलो दे तो रहा है, लेकिन दे करके फिर वापस कहते हैं साहब हम तो लड़की को नहीं भेजेंगे, या लड़के वाला कहता है मैं तो ये नहीं आऊँगा, ये सामान दे दो, ये केस मुकदमा। आज बहुत से समाज में कैसे केस मुकदमे चल रहे हैं, ये परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरा तो समाज को यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी भावनाओं को रोकें, समाज इकट्ठ होकर के, और इस प्रकार के जो मामले हैं उनको सुलझाएं। तो सरकार की नीति भी है, आज लोक अदालतें जगह जगह लगती हैं, यही चाहती हैं कि आपस में बैठ करके सामंजस्य हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, जो युवा प्रशिक्षु हैं जो मतलब कि ऐसे एग्जाम फाइट करते हैं और प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मेरा ये संदेश है, आज जो हमारे समाज में बहुत लड़के लड़कियां बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनकी एक लाइन ऐसी पड़ जाती है कि एक लड़का जो हायर सेकेंडरी के अंदर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अगर वो 80% नंबर ले आया तो उसके गार्जियन की इच्छा होगी मेरे लड़के को पीएमटी में भेजो, या आईआईटी कराऊं, पीएमटी कराऊं या आईआईटी कराऊं, पीएमटी कराऊं, आईआईटी कराऊं। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं भेजता। इंटेलिजेंट लड़कों का वो लाइन में लगे रहते हैं। मेरा मानना है कि इंटेलिजेंट लड़के को आप ग्रेजुएशन कराइए, ग्रेजुएट अच्छे नंबर लाएगा, उसके बाद उसको जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं की हैं वो फाइट करवाइए। वो अगर एक लड़का मैं समाज में कह रहा हूँ आरएस भी बन जाता है या आरटीएस भी बन जाता है तो परिवार का
आगे विकास होगा, उद्धार होगा। उस एरिया का हो जाता है, चीज है, ये गांव का हो जाता है विकास, गांव का विकास होता है। इसलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ। जो इंटेलिजेंस लड़के हैं उनको हमारी कंपटीशन के अंदर फाइट कराओ, ताकि कि वो उसके अंदर अच्छे नंबर लाएं। और मैं तो गारंटेड कहता हूँ कि उसमें आराम से आज हमारा देखें, हमारे यहाँ पास के अंदर ही वो मास्टर जी हैं, उनका लड़का एक IAS, उसकी बहन भी IAS में आ गई, लड़का भी IAS हो गया, लेकिन इंटेलिजेंट होता है। तो इसलिए इंटेलिजेंट को इसके लाइन में जाना चाहिए। और ठीक है, डॉक्टर भी बनते हैं, लेकिन डॉक्टर बन करके भी इस लाइन के अंदर कई लड़के फाइट करते हैं। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि बुद्धि के अंदर हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे को हमारा समाज है बहुत तेज है, अन्य समाजों के मुकाबले हमारा समाज बहुत ही तेज है। कहते हैं हाथी का बच्चा, वो कहावत है ना, मिल जाता है, हाथी का बच्चा नहीं मिलता। बहुत होशियार है, हर काम में होशियार है, और खुद इंजीनियर हैं, जन्मदात इंजीनियर होते हैं। कहा जाता है। आज मेरे यहाँ आज निर्माण काम चल रहा है, मेरा बच्चा है, हालांकि इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन वो खुद इनको गाइड करता है, ठेकेदारों को, ऐसा नहीं ऐसा बना हुआ, उन्हें पसीना आता काम करने में। तो इस प्रकार से ये है। ठीक है जी, बद्री प्रसाद जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके अनुभव हैं आपने साझा किए, उनसे जो है सामने वाले युवा पीढ़ी जो है लाभान्वित होगी, और कामना करता हूँ आपका स्वास्थ्य ऐसा बना रहे। ठीक है, स्वास्थ्य साक्षात्कार के लिए धन्यवाद। आपने मेरा जो इंटरव्यू लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस प्रकार का जो आप हैं आगे बढ़ें, और आपकी जो भी संस्था है आगे विकास करें। भविष्य में इस संबंध में जो भी मेरे से और भी कोई राय या मशवरा ले, मैं भविष्य में आपके लिए तत्पर हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।